का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है? तो आपको मालूम है, जब कंडक्टर को हम लोग ठीक है। अब आपको मालूम है, जब हम कंडक्टर को क्या करते हैं, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन चार्ज है वो क्या होता है, उसके पोटेंशियल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना ज्यादा अमाउंट में चार्ज बढ़ाओगे उतना क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो उसे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के द्वारा, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसे लिख दिए क्या, सी। और सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद ये है कि सी ही हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि सी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर। ठीक? पहला ये है कि कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है। कंडक्टर का शेप और साइज कैसा है, जैसे सर्कुलर होगा तो अलग आएगा, स्फेरिकल होगा तो अलग आएगा, सिलेंड्रिकल होगा तो अलग कैपेसिटेंस आएगी। ठीक है। सेल लाइक होगा तो अलग कैपेसिटेंस आएगी। ठीक। तो पहला ये है कि शेप और साइज पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी बात क्या, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। जो मीडियम है, ठीक, वो किस तरह का है उस पर ही कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। आगे हम बताएंगे कि जो सी है वो प्रोपोर्शनल टू के होता है। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो किसी किसी डिफाइंड होता है, किसी मीडियम में डिफाइंड होता है। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, हो गया प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अब ये ऐसा क्यों है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पे क्यों डिपेंड करता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, हम दूसरा कंडक्टर ले आएंगे, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा और कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये। ठीक। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीजीटी के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की, कि सी की यूनिट क्या होगी। ठीक है। सी की यूनिट की बात करूं तो देखो क्या है, क्यू वाई वी। क्यू की यूनिट हम लोग पढ़े थे, क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है। वी की क्या होती है, वोल्ट होती है। कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। ठीक है। या फिर इसी को एक फैरेड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 1 फैरेड है ये एसआई यूनिट है। ठीक है। कैपेसिटेंस की क्या है, एसआई यूनिट। क्लियर। और 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैपेसिटेंस होती है उसमें आपको मालूम है कि भैया जो चार्ज देते हैं उस पर वो डिपेंड करती है। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो 1 फैरेड है कैपेसिटेंस, वो उसके लिए बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए, इवन इतना बड़ा कि अर्थ के साइज से कई हजार गुना बड़ा होना चाहिए कंडक्टर, तब जाके उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। तो भैया रखोगे कहाँ, आप लैब में ले आओ तो उसे रखने के लिए तो स्पेस चाहिए। ठीक है। रह रहे हो अर्थ पे, अर्थ में एक छोटा सा पार्ट इंडिया है, तुम उसे रखोगे कहाँ। ठीक है। इसलिए कभी भी कैपेसिटेंस को हम लोग फैरेड बना रिप्रेजेंट करके उसकी छोटी यूनिट में करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड। ये सबको याद ही होगा। 1 मिली फैरेड इज इक्वल होता है 10⁻³ फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल होता है 10⁻⁶ फैरेड। 1 नैनो फैरेड इज इक्वल होता है 10⁻⁹ फैरेड। और 1 पिको फैरेड इज इक्वल होता है 10⁻12 फैरेड। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि ये बताइए
जो कैपेसिटर है उसकी यूनिट फैरेड होती है, लेकिन आप इसे मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड में क्यों लिखते हैं? तो रीजन एक ही है। क्यों? क्योंकि 1 फैरेड के लिए जो कैपेसिटर की साइज होनी चाहिए वो वर्थ के कई हजार गुना बड़ा होना चाहिए साइज। ठीक? और उतना बड़ा हम कैपेसिटर रखेंगे कहाँ? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को छोटी अमाउंट में मेजर करते हैं और उसकी साइज भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो डायमेंशन जो होगी सी को हम लोग इसके लिख सकते हैं क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू को ऐसे लिख देते हैं, वी को आपको मालूम है क्या लिखते हैं, डब्ल्यू अपान क्यू। ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई वी, क्यू स्क्वायर बाई वी। ठीक है, क्यू की यूनिट आपको पहले ही बताए थे वो क्या होती है, आई इंटू टी, तो आई का एम्पियर और टी का टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिए, डब्ल्यू वर्क डन है, ये एनर्जी की यूनिट होती डायमेंशन होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो एम की पावर माइनस होगा, ये एल की पावर माइनस टू होगा, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर फोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन याद रखिएगा स्पेशली। क्लियर है? नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? पहला सवाल ये है कि सर आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लो कोई आपके पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके आसपास में कोई भी अन्य कंडक्टर प्रेजेंट ना हो। मतलब वो क्या हो, एकदम से आइसोलेट हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोलेटेड स्फेरिकल, ठीक है, कैपेसिटर। मान लेते हैं हम लोग इसको क्या कर दिए, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिए, तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इसका राइज होगा। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपको मालूम ही है, अगर इसकी रेडियस आर है और इसे हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। और के की वैल्यू आपको मालूम कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कोई अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो क्या लिख देंगे, यहाँ एक एडिशनल टर्म लिख देते हैं के क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के। क्लियर है? ठीक, क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर। हम जानते हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, थ्रू आउट इस चैप्टर में हम निकालेंगे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी हमको कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है? ठीक, तो अब हमको ये मिल चुका है पोटेंशियल इसका कितना है, वी। तो हम लोग क्या किए, रख दिए वी की वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है। मींस जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आप कैपेसिटर इतना बड़ा ले रहे हो, कितना बड़ा ले रहे हो, इसके बेसिस पे उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। छोटे वाले की कैपेसिटेंस छोटी होगी, बड़े वाले की कैपेसिटेंस बड़ी। क्लियर है? अच्छा एक बात और, अगर मान लो कोई आपके पास क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास ये सी होता है वो हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो सी होता है बेटा वो कितना हो जाता, वो हो जाता है यहाँ पे सी इज इक्वल टू 4 पाई, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो ध्यान दीजिए जो सी है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल। मतलब कभी भी हम कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी। क्लियर है ये? ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है कैपेसिटर होता क्या है। तो ये भी सवाल होना चाहिए कैपेसिटर है क्या। ठीक, तो देखो एक कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, बट उसके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो क्यू होता है सी बाई वी। क्यू कितना होता था, सी बाई वी होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे जैसे क्यू का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे वी भी बढ़ेगा, और अगर क्यू के साथ वी बढ़ रहा है तो सी फिर कैसे बढ़ेगा। मतलब ये कि सी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सी को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान देना ये पड़ेगा कि सर सी हमारा बढ़े, तो सी बढ़ाने के लिए हमें वी को घटाना होगा। वी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। भाई अगर वी घटेगा तभी सी बढ़ेगा ना। क्लियर है? तो अब आपको मालूम है कि वी को घटा कैसे सकते हैं,
हम एक कंडक्टर के नियर में एक और कंडक्टर प्लेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक कंडक्टर हमारे पास ये वाला है, इसके नियर में एक दूसरा कंडक्टर हम और ले आ दिए। तो मालूम है कंडक्टर क्या करते हैं, ये जो होते हैं, ठीक, एक दूसरे पे इंड्यूस करते हैं चार्जेस को। तो ये ऑलरेडी चार्ज था, जब इसको ले आएंगे तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को घटाएगा, जबकि इधर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव क्या करता, बढ़ाता। ठीक, बट उसे हम लोग क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तो होल अबाउट में वी क्या होगा, हमेशा घटेगा। और अगर वी घटेगा तो सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मींस हम लोग एक जुगाड़ लगा लिए, क्या लगा लिए, एक जुगाड़। जुगाड़ क्या लगाए कि एक कंडक्टर था, हम चाह रहे थे इसकी कैपेसिटेंस बढ़े, एक और कंडक्टर ले आ दिए जो कैसा हो, अनचार्ज हो, कैसा हो, अनचार्ज हो। ठीक, अब क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन क्या किया, इसके पोटेंशियल को घटाया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही घटेगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होता क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, देखो ये कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये, ठीक है, विच कैन स्टोर मोर चार्जेस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। मतलब बिना साइज बढ़ाए, ठीक है, बिना साइज बढ़ाए, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करे। क्लियर है ये, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर कोई भी होगा तो हमेशा उसमें दो प्लेट होगी, एक होगी जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी होगी जो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है, बिना दो चार्जेस के, अपोजिट चार्जेस के कैपेसिटर के फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कैपेसिटर के लिए आप ध्यान रखिएगा कि दो प्लेट का होना जरूरी है। जब तक आपके पास दो प्लेट नहीं रहेंगी, तब तक कैपेसिटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर है ये बातें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या, ठीक है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, दो प्लेट्स लेते हैं, दोनों कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक, आप ऐसे इमेजिन कर लिए कि दो प्लेन हैं ऐसे ऐसे, एक पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे इंड्यूस्ड क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इस साइड क्या है, ग्राउंडेड। क्लियर है, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर ये क्या है, प्लेट्स है, तो प्लेट्स का एरिया होगा, एरिया को बोल देते हैं, प्लेट्स के एरिया को ए बोलते हैं। ठीक है, उनके बीच जो सेपरेशन होगी उसे क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक, दूसरा साइड क्या होता है, ये ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि इधर जो भी चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो अर्थ को चला जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं बचेगा। क्लियर है, ठीक। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है के एफ साइलान नॉट ए बाई टी। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रेजेंट बिटवीन द मीडियम। मान लो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में कोई आप क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं ऐसे, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, एयर होगा। एयर केस में के की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, फॉर एयर, एयर के लिए क्या होती है, के वैल्यू वन होती है। क्लियर है, ठीक। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है। बी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो सी जो है वो के पे डिपेंड कर रहा है, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू के है। दूसरी बात, सी जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है, प्लेट के बीच जितनी सेपरेशन कम होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। तो ध्यान रहे, आप ऐसा मत करिएगा कि एक प्लेट का अरेंजमेंट इंडिया में करिए और दूसरा ले जाकर श्रीलंका में रख दीजिए, ठीक है, समुद्र के उस पार, तो कैपेसिटेंस नहीं फॉर्म होगी। कैपेसिटेंस के फॉर्मेशन के लिए प्लेट्स को पास पास रखना जरूरी है। क्लियर है यहां तक बातें, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है, ये यहां से क्वेश्चन बहुत राइज होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। ये पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि अब जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा रहेगा जो कंप्लीट नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट भरा होगा। मतलब ये कि अगर यहां से यहां तक सेपरेशन दी है, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक ये जो आपके पास है, इसको हम लोग ने इंसर्ट कर दिया। कैपेसिटेंस क्या होगी, ध्यान दीजिए, सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सी एफ साइलान नॉट ए, वैसे एज इट इज रहे।
बस यहाँ पे क्या लिखिएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, ठीक है, डी सेपरेशन है और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए कुछ केसेस हैं कि मान लो इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, एन डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दे रहे हैं। ऐसे आपका मन में आया कि सर एक हम पेज रखेंगे, एक पॉलीथीन रखेंगे, एक माइका रखेंगे, इस तरह से रख के अलग अलग थिकनेस की कई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुए। तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि केस नंबर 1 है, एन डाइलेक्ट्रिक्स आर पार्शियली फिल्ड, ठीक है, ऑफ थिकनेस T1 T2 एंड Tn, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड Kn। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है टी माइनस टी, तो टी की जगह क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn करेंगे, ठीक है। और टी बाई के की जगह क्या करेंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। क्लियर है ये, ठीक है। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 या 3 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन में नहीं पूछा गया, ठीक, बट जनरल केस याद रखेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं। मान लेते हैं एन डाइलेक्ट्रिक्स आर कंप्लीटली फिल्ड, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे एन सीट्स इसके बीच में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड कर दी गई, तो कोई स्पेस बचा ही नहीं है। तो आपको मालूम है डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस Tn के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि C इज इक्वल टू एफ साइलान नॉट है, और D और T इक्वल है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचा कौन सा टर्म, टी बाई के वाला, और टी बाई के क्या हो जाएगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn सुना। एक और केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे टी थिकनेस का एक मेटल स्लैब इंसर्ट कर, तो मेटल स्लैब के केस में याद रखिएगा के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। के यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, टी बाई इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हमेशा जीरो होता है, तो ये टर्म ही पूरा जीरो हो गया। आपके पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू एफ साइलान नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये फार्मूला याद रखिएगा किसके लिए है, फॉर मेटल के लिए, ठीक है। मेटल के केस में ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट केस ये है कि अगर मान लो, ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए, तो भैया डी और टी की वैल्यू सेम होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू डी की इक्वल, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वही वाला फार्मूला आ गया जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कैपेसिटर का, इसे आप ध्यान रखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट तो बात हम लोग कर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल को आप ऐसे इमेजिन करिएगा जैसे क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल क्या होती है, अंदर पूरी, ठीक है, हॉलो होती है, उसके बाद उसमें एक लेयर होती है ऐसे, ठीक है, फिर एक आउटर लेयर आती है ऐसे, तो वैसे ही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। सेल की जो इनर रेडियस है उसे हम बोल दिए R1, जो आउटर रेडियस उसे क्या बोल दिए, R2, और हमने माना कि हम इनर सेल को दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोगों ने सॉल्व किया कि इफ आउटर सेल इज ग्राउंडेड, पहले हमने क्या कर दिया, आउटर को ग्राउंडेड कर दिया, आउटर को ग्राउंडेड करेंगे तो कैपेसिटेंस आती है 4 पाई एफ साइलान नॉट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है R1 इंटू R2 अपान R2 माइनस R1, ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात, द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, जब इनर वाला ग्राउंड कर दे तब क्या होगा, ये वाला ग्राउंड कर दे तब क्या होगा, ठीक है। तो जब ग्राउंड करते हैं तो ये क्वेश्चन नीट में 2-3 बार पूछा गया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एफ साइलॉन नॉट के R2 स्क्वायर, बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर करेंगे और R2 माइनस R1, क्लियर है, ठीक। तो हमने पहले ही बताया था कि देखो जो कैपेसिटेंस C होती है वो क्या करती है, शेप और साइज पे डिपेंड करती है। तो आप लोग देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अलग फार्मूला आया, स्फेरिकल में अलग आया, स्फेरिकल सेल में अलग आ रहा है, और सिलेंड्रिकल देखिए इसका भी एक अलग ही आ रहा है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है, जैसे सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है,
ठीक है, वो भी कैसा ही है, हालो है। उसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस कितनी है, R2। ठीक है, और लेंथ कितनी है, L है। इसकी कैपेसिटेंस आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग एट द बेस C R2 बाई R1। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नीट जेई वाले में ये टॉपिक सारे पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो आपको मालूम हो कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। कैपेसिटर को दिखाने का तरीका होता है ऐसे दिखाएं किसी भी सर्किट में। ठीक है, इस सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का। क्लियर है? ठीक, अब हमारे पास क्या है यहाँ, हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से कि तीन कैपेसिटर हैं। ये आपके पास पहला है C1 कैपेसिटेंस है, दूसरे की C2, तीसरे की C3। तीनों को सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में आप जोड़ना जानते ही हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या है, एक बैटरी लगी है जिसका वोल्टेज कितना हो, V। ठीक, तो बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज के अमाउंट को सप्लाई करना सर्किट में। तो जितना चार्ज यहाँ देगी C1 को, उतना C2 को भी जाएगा, C3 को भी जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर चार्ज दिया, मान लेते हैं Q, इधर गया प्लस Q, फिर इस पे जाएगा माइनस Q, फिर इसका प्लस Q इधर भाग के आएगा तो इसको मिलेगा प्लस Q, फिर इधर आएगा माइनस Q। तो इस तरह से क्या है, वही Q अमाउंट सेम रहता है। तो चार्ज का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है सीरीज में। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS ये आ रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ध्यान रखना, रजिस्टेंस के ठीक उल्टा चलता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस के सीरीज में आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे क्या आएगा, पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस में आता है 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ क्या आ रहा है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक, अब एक सवाल उठता है कि सर हम कॉम्बिनेशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी नीड क्यों हुई। हम कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप जब लैब में जाते हैं तो आपको कैपेसिटर अलग अलग वैल्यूज के मिलते हैं, बट सर्किट में एक फिक्स अमाउंट का लगता है। तो हमारे पास क्या होगा, उस अमाउंट का कैपेसिटर अगर नहीं अवेलेबल रहता तो हम उनको कंबाइन करके वो वैल्यू अचीव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ करके सीरीज या पैरेलल जिस तरह से चाहे जोड़ करके अपने डिजायर्ड वैल्यू को अचीव करते हैं। इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। क्लियर है ये बातें? ठीक है, ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग तब करेंगे जब गिवन वैल्यू से भी कम वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए। जैसे एक 2 है, दूसरा 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6/5, दैट इज 1.2 आएगा। कितना आएगा, 1.2 आएगा। 1.2 आएगा तो वैल्यू देखो क्या है, 2 और 3 दोनों से कम है। मतलब ये कि जब गिवन वैल्यू से कम वैल्यू हमको फाइंड करनी हो, हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है, ठीक है, दोनों साइड क्या होते हैं, सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं सभी कैपेसिटर के। ठीक, तो ये आपके पास कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसमें चार्ज, जैसे बैटरी Q चार्ज देगी ऐसे, तो Q चार्ज क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 तीन पार्ट में बट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें चार्ज अलग जाएगा, इसमें चार्ज अलग जाएगा, इसमें चार्ज अलग जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहली बात क्या, चार्ज डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसका पैरेलल रेजिस्टेंस के सीरीज जैसे चलता है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी Cp वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? तो इस मेथड का यूज हम लोग कब करेंगे, जब गिवन वैल्यू से ज्यादा की कैपेसिटेंस अचीव करने। जैसे मान लो पहला C1 इज इक्वल टू 2 हो, C2 इज इक्वल टू 3 हो। अब हमें चाहिए, ठीक है, ज्यादा वैल्यू, तो दोनों को क्या करें, पैरेलल में जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स है सारे एग्जाम का। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे गए। ठीक है, आप नोट्स को ऐसे ही एज इट इज बना लीजिए अपने से। ठीक है, क्योंकि सारे पीजीटी एग्जाम में लगभग इसी तरह से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस पूछते हैं।
बाकी बात रहती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन सीरीज हम अलग से लेके आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन लगातार कराएंगे क्या क्या चीजें पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट लेके आए तो उसमें सारे क्वेश्चन जो जो पूछे गए थे करा दिए थे। हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के जो भी क्वेश्चन आए हैं पीजीटी में सारे एग्जाम में उसको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, कि कैपेसिटर पहली बात एनर्जी स्टोर करता है। ठीक, ध्यान रहे ये बात, आपसे पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि कैपेसिटर का क्या काम होता है, चार्ज को स्टोर करना है एनर्जी को स्टोर करना। तो कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैपेसिटर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, वो लाइंस जो ऐसे ऐसे प्लेट्स के बीच ड्रा की जाती हैं उसके फॉर्म में क्या होता है कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है ऐसे। ये आपके पास कैपेसिटर मान लो है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है, होने वाली क्या है प्लेट माइनस है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगी, ओरिजिनेट होके एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर। ठीक, उसके जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर चार्ज के टर्म में लिखते हैं और कैपेसिटेंस टर्म में तो होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और अगर चार्ज और पोटेंशियल टर्म लिखते हैं तो होता है हाफ क्यू बी। तो आप तीनों फार्मूले याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात हमने बता ही दिया है कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है स्टोर होती है कैपेसिटर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, चार्ज के फॉर्म में नहीं होती। बात ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है कि एनर्जी या फिर दोनों। तो आप ध्यान रखिएगा वो क्या स्टोर करता है एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे देखो इसमें क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो आप कोई पॉइंट उठा के पूछो कि सर यहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, पहले ये मालूम चले इस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। ठीक, तो हम लोग क्या करें टोटल एनर्जी जो भी आई है पोटेंशियल एनर्जी उसको निकाल लें और उसमें वॉल्यूम से क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगी उसे बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। और इसे लिखते हैं स्मॉल यू से, इसे किसे लिखते हैं स्मॉल यू से। ठीक है, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी। ठीक है, ये दो डायरेक्ट फार्मूले पूछे गए हैं, इनको आप डायरेक्ट फार्मूले की तरह ध्यान रखिए। पहला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर, कोई चार्ज स्फीयर हो कैसा हो नॉन कंडक्टिंग हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसे याद रखिएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस है और क्यू स्क्वायर जो चार्ज है वो होगा। ठीक, अगर यही कंडक्टिंग स्फीयर हो जाए तब कितनी हो जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान रखिएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा एग्जाम पूछे गए हैं, इनको दोनों को ध्यान रखिए अच्छे से। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पहली बात यह है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर मान लो एक आपके पास कंडक्टिंग बॉडी है दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, हम इन्हें किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो एक बॉडी से दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, अब ये कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है उनके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इसी को बोलते हैं क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हमने लिखा क्या कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। ये दो कंडक्टर हैं ए और बी, आला और वाला। ठीक है, इनके चार्ज क्या है Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है। ठीक है, ये दूसरा आपके पास है, इस पे चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटेंस C2 है। दोनों अभी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसे क्या करेंगे किसी पतले वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, एक से दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर होगा और वो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ध्यान रखिएगा, चार्ज सेम नहीं पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर एक से दूसरे में कंटिन्यूअसली होता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा।
ठीक। तो पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। मतलब अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक। तो दोनों क्या बन जाएंगे? एक सिस्टम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक सिस्टम। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल V है वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज इसका प्लस इसका चार्ज, वो चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम बन गया तो इसकी कैपेसिटेंस प्लस इसकी कैपेसिटेंस के इक्वल हमेशा चार्ज स्टोर होगा। हमने क्या किया? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आपको मालूम है Q1 को क्या लिख सकते हैं? C1V1। Q2 क्या लिख सकते हैं? C2V2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये एक फार्मूला, इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, चार्जेस आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस कितने बचेंगे? तो देखो शुरू में Q1 था, बाद में मान लेते हैं Q1 डैश। तो पोटेंशियल बाद में कितना हो गया? V। हम लोग क्या लिख देंगे? क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी भाई, कैपेसिटेंस उसकी तो स्टोर करने की क्षमता थोड़ी ना चेंज होगी, वो तो ऑलरेडी फिक्स है ना। Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1V। V की वैल्यू हम लोग यही निकाले, इसी को रख देंगे। ठीक है। दूसरे में कितना हो जाएगा? Q2 डैश, ये हो जाएगा C2V। ठीक है। ये पूछा जाता है कि दोनों में चार्ज जो आपके पास है उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना हो जाएगा? C1/C2। दोनों को डिवाइड करो तो V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल और उठता है कि सर अगर हम इसे वायर से कनेक्ट करेंगे, इसकी एनर्जी लॉस्ट होगी कि गेन होगी? तो सोचो इस बात को। अगर दो कैपेसिटर हैं ऐसे, उनको हम किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ध्यान रखना वायर बहुत ही थिन हो, ऐसा ना हो कि उसकी खुद खुद की कैपेसिटेंस है, और हो भी तो इन दोनों के कंपेयर में निग्लिजिबल। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो आपको मालूम है स्पार्किंग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में चार्जेस है, दोनों को कुछ पोटेंशियल, एनर्जी लॉस्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल एनर्जी कम है, बाद वाली कम होती है। मतलब वायर के कनेक्ट करने के पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, वायर के कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लास्ट होगी, हमेशा क्या होगी? लास्ट होगी। ठीक है। तो जो लास्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, वो कितनी होगी? उसकी बात हम लोग समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? यू आई माइनस यू एफ। हमने पहले ही बताया कि यू आई क्या होता है? यू एफ से ज्यादा होता है। ठीक है। तो होता है हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखो C1 C2 हमेशा पॉजिटिव होते हैं, C1 प्लस C2 ये भी पॉजिटिव आएगा। V1 माइनस V2 ये हम स्क्वायर है उसका, तो हमेशा यही पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर कहीं भी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है? कि लास्ट है उसमें। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में लास्ट है। तो एनर्जी क्या होती है? लास्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वाइब्रेशंस, ठीक है, हीट, इन सब के फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी हमेशा लास्ट होती है। ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, दो चार बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो स्पार्किंग होती है, वाइब्रेशंस होते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको मालूम है एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को फोर्स एग्जर्ट करते हैं। वो फोर्स कितना लगता है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। और सिग्मा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है? क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है। और एक चीज, ये नोट ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर ओनली 50% एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिमेनिंग 50% इज लॉस्ट। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसकी 50% एनर्जी ही क्या होती है? स्टोर्ड होती है। बाकी 50% क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होती है भाई। देखो, अगर हम शुरू में बात करें तो वर्क डन के इक्वल एनर्जी होती है। किसके इक्वल होती है? वर्क डन की इक्वल एनर्जी होती है। ठीक है। और वर्क डन कितना होता है? वर्क डन जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू ये होता है कितना? Q इंटू V। ठीक है। बट बाद में हम लोग देखते हैं जो वर्क डन आता है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो कितनी आती थी? वो आती थी हाफ QV। ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि दे रहे हैं यहां से QV एनर्जी, और रिसीव हो रही है कितना? हाफ QV। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें
तो 50% ही तो हुआ ना, 50% एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। क्लियर है, 50% एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। इसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्टिकुलरली एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तब की मान लो आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो इनिशियली केस में हमने उस पे क्या अबाउट क्या क्या चीजें डिफाइन कर दी पहले से, कि इनिशियल स्टेट में उस पर कुछ चार्ज है, ठीक है, उसका कुछ पोटेंशियल है, ये सारी चीज डिफाइन कर दी। तो मान लिया कि इनिशियली कैपेसिटर है, उसकी इनिशियल स्टेट में चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, कैपेसिटेंस है सी नॉट, पोटेंशियल है वी नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू नॉट। दो केसेस कहता है, एक कहता है कि आप क्या कर दीजिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में, ठीक है, या तो बैटरी हटा दीजिए प्लेट्स के बीच से, या फिर बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। तो पहला केस ये है कि बैटरी को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जब हम बैटरी को क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं तो क्या होता है। तो देखो, जब बैटरी हम लोग रिमूव करेंगे तो बैटरी जितना भी चार्ज दे के चली आएगी, वो चार्ज वही बना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी तो चली गई ना भाई, अब जितना चार्ज दे दिए कैपेसिटर को उतना चार्ज उस पर बना रहेगा हमेशा। तो क्यू का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, और उसके बीच हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं और बैटरी को रिमूव कर दिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, ये हो गई केसी नॉट। हमेशा कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रहे ये इंसर्शन कंप्लीटली होता है, पार्शियल नहीं होता। पार्शियली होगा तो हम वहां पे जाके केस में स्टडी करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं पोटेंशियल का क्या होगा। तो पोटेंशियल वी हो जाएगा क्यू बाई सी। ठीक है, क्यू जो है वो क्यू नॉट ही है, क्यों, क्योंकि सेम ही है वो चार्ज। ठीक, और सी हो गया के सी नॉट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या हो गया, वी नॉट बाई के। इसका मतलब शुरू में वी नॉट था, अब क्या हो गया, वी नॉट बाई के डिक्रीज हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी। तो वी हमारे पास कितना है, वी नॉट बाई के, और डी तो ये कितना हो गया, ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू हो गई हाफ के सी नॉट, वी की वैल्यू हो गई वी नॉट बाई के, इसका स्क्वायर कर दिए तो वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कितना है, यू नॉट बाई के। हम ध्यान से देख क्या रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि देखिए यहां पर चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब जब कभी बैटरी रिमूव करते हैं तो चार्ज सेम बना रहा, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी ही। उसके सिवाय तीनों चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हैं। क्लियर है ये? तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट याद रखिए, बाकी दोनों डिक्रीज करते हैं, ये आसानी से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट केस कि जब बैटरी क्या हो, कनेक्टेड हो, बैटरी क्या हो, कनेक्टेड हो। बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या बना कर रखेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना कर रखेगी। प्लेट्स में, प्लेट्स बीच क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना रहेगा। पहली बात क्या है कि V इज इक्वल टू वी नॉट रहेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर V नहीं बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी, ये भी बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। बाकी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती है, ये सबको मालूम है। क्यों, डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए, बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी क्योंकि के बढ़ गया, पहले एयर था बाद में के हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या, क्यू की बात करूं तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। सी हो गया सी नाट के, और वी वही रहा वी नाट के इक्वल। तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, के टाइम्स ऑफ क्यू नाट, मतलब चार्ज का अमाउंट भी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। ठीक, तो चार्ज का अमाउंट इंक्रीज किया, ठीक है, सी इंक्रीज किया। मैं लिख दे रहा हूं सारी चीजों को यहाँ। देखो चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है, सी इंक्रीज किया, ये सेम रहा, ये भी सेम रहा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी तीन इंक्रीज हो रहे हैं, दो कांस्टेंट रहे हैं। इसमें क्या था, यहां पर चार्ज कांस्टेंट रहा,
और सी इंक्रीज कर रहा है, बाकी 3 डिक्रीज कर रहा है। इसे आप आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और बाकी इसी तरह के पीजीटी एग्ज़ाम या फिर आप नीट और जेईई एस्पिरेंट्स हैं, तो आप वन शॉट के रूप में सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। भी करंटली जो है एलटी की वैकेंसी चल रही है यूपी में, और क्या कहते हैं कि उसकी भी आ गई है, जीआईसी प्रवक्ता की भी आ गई है, ठीक है? बिहार का जो है टीआरई 4 होने वाला है। तो आप क्या करिए, कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? अगर नए हैं तो। बाकी ऐसे ही फिजिक्स का एन्जॉय लेने के लिए आप चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। के लिए बाय बाय, टेक केयर।